हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज दिस विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू ब्रिंग न्यू लेक्चर्स, नए लेक्चर्स लाना, नया कंटेंट बनाना, और आप सबको एकदम ज़ीरो और बेसिक से शुरू करते हुए पूरे जेई एडवांस तक की पूरी तैयारी कराना, वो भी बिल्कुल फ्री। और लेक्चर क्वालिटी ऐसी जो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मिलेगी, है ना। तो उस तरीके से पूरी तैयारी कराते हैं हम इस चैनल पे आपकी मैथमेटिक्स में। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दिस विल बेसिकली गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करिए कि इस पूरे सेक्शन में आपको क्या पसंद आया, और अगर आपको कोई परेशानी है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट है या फिर कुछ पूछना है, तो भी आप उस कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो उसमें उन सारे प्रॉब्लम एरियाज को मैं लेकर और उसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर्स। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के एस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं। ठीक है, सर्टेन पैटर्न्स पे ही बेस्ड होते हैं, तो इसमें स्कोर करना बड़ा आसान सा हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सीक्वेंस होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सीक्वेंस। तो अ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स which may be algebraic, real, or complex numbers written according to a definite rule is called sequence। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो नंबर्स जो होंगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होंगे, उनको हमने किस में लिखना है, एक डेफिनेट रूल में। तो अगर डेफिनेट रूल में हमने लिखा है तो फिर ऐसे कलेक्शन ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अगर प्राइम नंबर्स का अगर आपको सीक्वेंस लिखना है तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे आपका जो डेफिनेट रूल हो गया, वो रूल क्या हो गया, रूल ऑफ द नंबर्स बीइंग प्राइम। अब जैसे ये एक दूसरा सीक्वेंस है, इसमें आप देखो तो शुरुआत हम -1 से कर रहे हैं, और अगला टर्म निकालने के लिए पिछले वाले टर्म में हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ जाएगा, फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो डेफिनेट रूल ये है कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली द प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्म हमारा इसमें आता है प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या है, प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस in which it is possible to express the nth term mathematically। अब देखिए क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए हम सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स में अगर आप अपना nth टर्म लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। प्रोग्रेशन ऐसे स्पेशल सीक्वेंसेस को कहते हैं जिसके nth टर्म को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने nth टर्म को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया है, दैट इज n³ - 1। अब यहां पे n की अलग अलग नेचुरल वैल्यूज जैसे ही हम रखेंगे, यहां पे n क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर। n की जैसे जैसे नेचुरल वैल्यूज रखेंगे, हमें अपने सीक्वेंस के नंबर्स मिलते जाएंगे। आप n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको अपने सीक्वेंस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म, 3 रखोगे तो थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली ये एक और एग्जाम्पल है जहां पे हमने अपने nth टर्म को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया है, और यहां पे भी n की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको उसके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स मिलते जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है सीरीज। तो पहले हमने पढ़ा सीक्वेंस। सीक्वेंस में नंबर्स या कलेक्शन ऑफ टर्म्स होता है विच आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ डेफिनेट रूल। प्रोग्रेशन स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है जिसमें हम nth टर्म को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। सीरीज क्या होता है कि अगर सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में हम प्लस या माइनस साइन लगा देते हैं,
तो फिर ये इसको हम सीरीज कहते हैं। जैसे ये आप याद करो सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स था, अगर हमने इन सारे प्राइम नंबर्स को ऐड कर दिया तो फिर ये क्या बन जाएगा, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली ये एक सीरीज हो गया, ये एक सीरीज हो गया, ये एक सीरीज हो गया एंड सो ऑन। तो यानी बेसिकली हमने क्या किया कि सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज। ध्यान रखने वाली बात यहां पे ये है कि tn हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, और sn जो होता है, ठीक है, यहां पे sn है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो sn जो होता है इसको हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीरीज। ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स, यानी कहने का मतलब कि अगर sn लिखा हुआ है तो sn इज नथिंग बट t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड प्लस सो ऑन प्लस t ऑफ n माइनस 1 एंड प्लस tn। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर n टर्म्स के सम को हमने sn कहा है तो n माइनस 1 टर्म्स के सम को क्या कहेंगे, s ऑफ n माइनस 1। तो यहां से देखो तो आपके पास एक एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा कि sn इज इक्वल टू s ऑफ n माइनस 1 प्लस tn, और यहां से आप अगर सिंप्लीफाई करते हो तो आपके tn की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी sn माइनस वन। ठीक है, और यही हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि tn इज इक्वल टू sn माइनस वन तो ट्रू है, लेकिन आप अगर यहां पे देखें तो आप n की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो यहां पे हो जाएगा ये s ऑफ 0, यानी 0 टर्म्स का सम। तो 0 टर्म्स का सम तो कुछ डिफाइन होता नहीं है। तो यानी ये जो tn हम लोग लिखते हैं ये हमेशा आप याद रखो कि दिस इज ओनली फॉर n ग्रेटर देन 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखो, n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो एक टर्म का सम यानी s1, तो s1 और t1 दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 t1 इज नथिंग बट s1। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा ही ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम वहां ऐसे भी देखेंगे जहां पे tn को अगर हमने sn माइनस वन लिखा तो हो सकता है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए जो t1 की वैल्यू आई वो इसी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करे। तो इन दैट केस अगर ये सेटिस्फाई करता है तो फिर हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस हुज सम टू n टर्म्स इज 5n स्क्वायर प्लस 2n, यानी सम टू n टर्म्स आपको दिया हुआ है 5n स्क्वायर प्लस 2n। यहां से हमें निकालना क्या है, यहां से हमें निकालना है अपने nth टर्म का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि nth टर्म बेसिकली हो क्या जाता है हमारा, nth टर्म tn, दिस इज नथिंग बट s ऑफ n माइनस s ऑफ n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो Sn हो गया हमारा 5 ऑफ n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n माइनस s ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा 5 टाइम्स n माइनस 1 स्क्वायर्ड प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अब इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिखते हैं। 5 के कोएफिशिएंट्स को मैं एक साथ लिख लेता हूँ ताकि सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी हो जाएगी, एन प्लस ट्वाइस के कोएफिशिएंट को एक साथ लिख लेता हूँ तो n माइनस 1। ठीक है, अच्छा, ये n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर आपके पास वैल्यू दे देगा 2n माइनस 1, और यहाँ से ये वैल्यू 1 ही रह जाएगी, तो 2 इंटू 1 2 रह गया। यहाँ से अगर आपने देखा तो ये tn आ गया अपना 10n माइनस 5 प्लस 2 दैट इज 3। लेकिन अभी तक ये n ग्रेटर देन 1 के लिए है, हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए देखना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हमने देखा तो हमारा t1 इज नथिंग बट s1, यानी इस एक्सप्रेशन में हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और अगर हम यहां पे भी देखते हैं n इज इक्वल टू 1 डाल के तो वैल्यू 7 ही आ रही है। तो इन दिस स्पेशल केस
इन दिस स्पेशल केस हम लिख सकते हैं आर टी एन इज नथिंग बट 10n माइनस 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे t1 की वैल्यू इस t1 की वैल्यू से डिफरेंट होती, यानी मान लीजिए यहां पे t1 की वैल्यू 7 आई है और यहां पे t1 की वैल्यू कुछ 8 आ जाती या 11 आ जाती, ठीक है, तो इन दिस केस हम अपना आंसर कुछ ऐसे लिखते कि tn इज इक्वल टू 10n माइनस 3 फॉर n ग्रेटर देन 1 एंड 7 फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम इस तरीके से कुछ अपना nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कई बार ये t1 में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखते हैं ये सिर्फ n ग्रेटर देन 1 के लिए है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि कौन से कॉमन सीक्वेंसेस हमें अपने सिलेबस में, स्पेशली जेई के सिलेबस में पढ़ने हैं। ठीक है, तो जेई मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास एपी है, जीपी है और एचपी है। ठीक है, जेई एडवांस की बात करें तो हमारे पास एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, तो ये हमें सीक्वेंसेस पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। अब एक एक करके हम हर सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसको शॉर्ट में हम लोग एपी भी कहते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा है कि इफ ईच एंड एवरी टर्म except the first term bears the constant difference with its immediately preceding term, then the sequence is called an AP। बड़ा सिंपल से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ऐसा कोई भी प्रोग्रेशन जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वैसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें टी एन प्लस वन माइनस टी एन, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एक कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को या ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो कांस्टेंट आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, सिंस इसमें और अगले टर्म में डिफरेंस हमारा डी का है तो नेक्स्ट टर्म हमारा ए प्लस डी हो जाएगा। इसके अगले वाला टर्म इसमें डी ऐड कर दो तो ए प्लस टू डी हो जाएगा। इसके अगले वाला टर्म ए प्लस थ्री डी हो जाएगा एंड सो ऑन। nth टर्म अगर आप निकालोगे तो a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी हो जाएगा। कैसे आया एक बार फिर से समझते हैं। फर्स्ट टर्म t1 तो हमारा a था, t2 हमारा हो गया a प्लस डी, है ना, t3 हो गया हमारा a प्लस टू डी। तो अगर ध्यान से देखिए तो जब हमने t2 लिखना था तो एक बार d ऐड किया, t3 लिखना था तो दो बार d ऐड किया, तो अगर tn लिखना होगा तो हम कितनी बार d ऐड करेंगे, n माइनस वन टाइम्स। तो ये आपका nth टर्म का एक्सप्रेशन हो गया a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो क्लियरली हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया है एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन एंड नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, मतलब सीक्वेंस ही है लेकिन ये स्पेशल सीक्वेंस हो जाता है जहां पे हम nth टर्म को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, किसी भी प्रोग्रेशन का अगर nth टर्म हमें n में लीनियर रहे, लीनियर दिया हो, तो वो सीरीज हमेशा ही एपी होती है। कैसे, ध्यान से देखिए कि हमने अभी अभी अपने सीक्वेंस का nth टर्म लिखा था a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। थोड़ा इसको रीअरेंज करें अगर हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस डी, या फिर हम हाँ a माइनस डी टाइम्स प्लस एन टाइम्स डी। तो देखिए ये क्या है, n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। ठीक है, ये क्या है, n में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो लीनियर
एक्सप्रेशन इन n। तो अगर n में कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन रहता है आपके प्रोग्रेशन का nth टर्म, तो वो प्रोग्रेशन हमेशा किस में होगा? एपी में होगा। अब जरा अगर ध्यान से देखें तो ये जो n का कोएफिशिएंट है, ठीक है, n का कोएफिशिएंट है, ये क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस। तो अगर किसी भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में हम nth टर्म को अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये एपी होगा, साथ साथ जो n का कोएफिशिएंट होगा यही इस एपी का क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, ये हम ध्यान से रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि अगर d पॉजिटिव होगा तो हर अगला टर्म पिछले वाले से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो ना d उसमें, हर अगला टर्म पिछले वाले से बड़ा होगा। अगर d लेस देन 0 होगा तो ये एक डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा, क्योंकि हर अगले टर्म में आप एक नेगेटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो वो पिछले टर्म से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज अ डिक्रीजिंग एपी। अगर d इज इक्वल टू 0 हुआ तो सारे टर्म्स तो सेम ही रह गए ना, क्योंकि आपके अगले टर्म में आप ऐड तो 0 कर रहे हो। तो अगर ये a था तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, तो सारे टर्म ही आपके क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और ऐसे एपी को हम लोग कांस्टेंट एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ इन एन एपी इफ टीपी इज इक्वल टू क्यू, यानी pth टर्म इज इक्वल टू क्यू है, qth टर्म इज इक्वल टू p है, तो हमें rth टर्म निकालना है। देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। तो पहले हमें निकालना क्या है? rth टर्म। rth टर्म हम लिखते कैसे हैं? rth टर्म हम लिखेंगे a प्लस r माइनस 1 टाइम्स d। वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे? वेरिएबल क्लियरली r तो हमें गिवन था, तो दो वेरिएबल हैं a और d, यानी किसी भी nth टर्म को निकालने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो a यानी फर्स्ट टर्म, और दूसरा कॉमन डिफरेंस। जब ये दोनों चीजें निकल जाएंगी तब आप एपी के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर सवाल करना। यहां पे टीपी यानी टीपी ये हमें दिया हुआ था q, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी, है ना? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा। फिर हमें दिया हुआ था टी क्यू, इसकी वैल्यू हमें p दी हुई है, और ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? a और d को फाइंड आउट करना। तो हम फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा q माइनस पी इज इक्वल टू, और यहां से आएगा आपके पास, सॉरी हमने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे q और यहाँ पे p है। ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया था हमने, यहाँ पे p और यहाँ q है। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास p माइनस क्यू टाइम्स डी, और क्लियरली यहाँ से p माइनस क्यू को कैंसिल आउट करोगे तो d की वैल्यू आ गई -1। तो देखो भाई d तो आ गया, कॉमन डिफरेंस तो आ गया -1। इस -1 को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया q इज इक्वल टू a माइनस पी प्लस 1। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी थी तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q प्लस पी माइनस 1। ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो rth टर्म हमें निकालना था tr। तो फर्स्ट टर्म दैट इज q प्लस पी माइनस 1 प्लस r माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, तो -1। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली ये हो जाएगा q प्लस पी माइनस r, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी इफ a2 प्लस a5 माइनस a10 इज इक्वल टू 10 एंड a2 प्लस a9 इज इक्वल टू 17, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है हमारा, हमें चाहिए फर्स्ट टर्म यानी a1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी d। ये दो वैल्यूज हमें निकालनी है। इक्वेशन हमारे पास दो वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, तो दो इक्वेशन हमें दिए हुए हैं।
तो इसी को सिंप्लीफाई करके हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए यहाँ से देखते हैं, हमारे पास है A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 10। A2 को हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, A5 हो जाएगा हमारा A1 प्लस 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, और A3 हो जाएगा हमारा A1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। इसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। सिंप्लीफाई किया अगर हमने तो ये बन जाएगा A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है A2 प्लस A9 इज इक्वल टू 17। A2 अगेन आपके पास A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, और A9 हो गया आपके पास A1 प्लस 8 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 17। और यहाँ से इक्वेशन आपकी बन गई ट्वाइस A1 प्लस 9 टाइम्स D इज इक्वल टू 17। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। A1 और D की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन माइनस 3 इंटू फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या होगा, D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन गया ट्वाइस A1 माइनस थ्राइस A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 3 इंटू 10, है ना। तो यानी यहाँ से माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 17 माइनस 30, तो हो जाएगी माइनस 13। तो यानी A1 की वैल्यू आ गई 13। A1 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फ्रॉम 1 हमारे पास 13 एन प्लस 3D इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से D की वैल्यू आ गई -1। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनल आंसर A1 इज इक्वल टू 13 एंड D इज इक्वल टू -1। ये आंसर हो गया, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर रेस्पेक्टिवली a b c, देन प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए, यानी यहाँ से अभी तक जितने भी सवाल हमने किए उसमें एक बात तो क्लियर है कि जब भी nth टर्म की बात आती है ना, उसमें हमेशा हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a इज द pth टर्म, तो a इज इक्वल टू, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारा A1 है, और ये हो जाएगा p माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, b हमारा qth टर्म है, तो A1 प्लस q माइनस 1 टाइम्स d, और c हमारा rth टर्म है, तो A1 प्लस r माइनस 1 टाइम्स d। अब देखिए यहां से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। ठीक है, फर्स्ट माइनस, इनफैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करें, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो यहां से हमारे पास आ गया b माइनस c। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके पास b माइनस सी इज इक्वल टू q माइनस p टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है क्या, यानी हम यहां से क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं q माइनस p। ठीक है, इनफैक्ट हमें p माइनस क्यू चाहिए था, तो चलिए p माइनस क्यू ही लेते हैं। एक्सप्रेशन में हमारे पास p माइनस क्यू का टर्म है, तो यहाँ 2 माइनस 1 ना करके 1 माइनस 2 करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू p माइनस क्यू टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि p माइनस क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन डी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 2 माइनस 3 करिएगा, ठीक है, तो इन दैट केस और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास q माइनस आर की वैल्यू आएगी b माइनस सी टाइम्स डी, एंड थर्ड माइनस फर्स्ट करिएगा तो इन दैट केस r माइनस p की वैल्यू आ जाएगी c माइनस ए टाइम्स डी। अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो था a टाइम्स q माइनस आर प्लस b टाइम्स r माइनस p एंड प्लस c टाइम्स p माइनस q।
तो इसको हम लिखते हैं a टाइम्स q माइनस आर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी टाइम्स d अपॉन डी। फिर b टाइम्स ऑफ r माइनस p को लिख सकते हैं c माइनस a अपॉन डी, और प्लस c टाइम्स ये आपका हो जाएगा a माइनस बी अपॉन डी। ठीक है, 1 अपॉन डी अगर आप कॉमन ले लीजिए तो इधर बन जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए एंड प्लस सी ए माइनस सी बी। ठीक है क्या? अब देखिए ये ए बी इस बी ए से कैंसिल आउट हो गया, ए सी ए से कैंसिल आउट हो गया, बी सी बी से कैंसिल आउट हो गया, सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन सीरीज। तो दो सीरीज हमें दिए हुए हैं और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है। तो ये एक तरीके से हमारी थियोरी हो गई। दिस इज अ थियोरी विच वी नीड टू रिमेंबर। थियोरी इज टू फाइंड number of common terms between two APs। दो AP के बीच में हम किस तरीके से नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। हमारा फर्स्ट AP दिया हुआ है AP1, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इस सीरीज के जो टर्म्स हैं उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 5 है, इस सीरीज के टर्म्स हैं उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है 2, तो दोनों AP हो गए। तो AP1 हमारा दिया हुआ है 5। ठीक है, सिंस हमें कॉमन टर्म्स ही निकालने हैं तो हम कॉमा के साथ ही सारे टर्म्स लिखेंगे, इसको सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं 5 10 15 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है भाई, तो 200 तक। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 5 है। सेकेंड AP जो हमें दिया हुआ है AP2, ये है 6 8 10 सो ऑन। इसका आखिरी टर्म कहां तक जा रहा है, 100 तक। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP ऑफ कॉमन टर्म्स, AP of common terms will be equal to LCM of common difference of both APs। दोनों AP के कॉमन डिफरेंस का जो LCM होगा वही आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना, तो LCM ऑफ 5 एंड 2, और ये हो गया 10। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे क्या, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP ऑफ कॉमन टर्म्स, वो निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू APs, फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू APs। दोनों AP का सबसे पहला कॉमन टर्म कौन सा है, तो यहां क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो पहला कॉमन टर्म दोनों में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 10। ठीक है, तो इस केस में फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू APs इज 10। अब अगर ये दोनों चीजें निकल गई, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दूसरा हम फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू APs निकालेंगे, तीसरा हम लोग करेंगे कि हम लोग nth टर्म लिखेंगे, इसका nth टर्म ऑफ द AP ऑफ कॉमन टर्म्स। तो nth टर्म हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 10 हो गया और प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है, 10। तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी ये हो गई 10n। 10n हो गई ना nth टर्म। अब ये जो nth टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों AP के लास्ट टर्म के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस Tn should be less than equal to लार्जेस्ट टर्म या लास्ट टर्म, लार्जेस्ट नहीं लास्ट टर्म, क्योंकि अगर AP डिक्रीजिंग हुआ तो लार्जेस्ट तो पहला ही टर्म हो जाएगा। तो Tn लेस देन इक्वल टू ये
last term of the two APs, और रादर हम ये भी कह सकते हैं और smallest of the last term of two APs। दोनों APs का जो लास्ट टर्म में सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा या तो उसके बराबर या उससे छोटा होगा। तो इस केस में हमारे पास 10n इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 100, यानी हमारे पास क्या हो गया, n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब यहां से जब ये इनइक्वालिटी आ जाती है तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो होगा वही हमारा कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द टू एपीज हो जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 10 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, प्रोसेस समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं प्रोसेस समझा देता हूं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपीज, कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉमन टर्म ऑफ एपी निकालना पड़ेगा और वो हो जाता है एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द एपीज। फिर फर्स्ट कॉमन टर्म ऑफ द टू एपीज निकालेंगे, फिर हम nth टर्म ऑफ द एपी ऑफ कॉमन टर्म्स लिखेंगे, और ये जो nth टर्म होना चाहिए वो आपके दोनों एपी का जो लास्ट टर्म है उसमें से जो छोटी वैल्यू है उसके बराबर या उससे छोटी होनी चाहिए। अब यहां से हम n की जो लार्जेस्ट नेचुरल वैल्यू निकाल सकते हैं वही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन द टू एपीज। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं एपी के बारे में। इंपॉर्टेंट, अब यहां पे देखिए ये एक एपी दिया हुआ है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? तो यहां से 3 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, 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 यानी यहां पे हमें एपी ऑफ 6 टर्म्स दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका पहला टर्म और आखिरी टर्म इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू 17 आती है। इसका दूसरा टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म इसका भी सम 17, तीसरा टर्म और थर्ड लास्ट टर्म इसका भी सम 17। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर से अगर हम एक डिस्टेंस पकड़े और लास्ट से हम एक डिस्टेंस पकड़े तो बिगिनिंग और एंड से जो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स होंगे एपी के उसका सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है क्या? तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन एन एपी समेशन ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग and kth term from the last is always constant and this is equal to the summation of first and last term। ठीक है, तो यानी यहां से अगर हम kth term from beginning और kth term from end इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी और इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगी। अच्छा, यहां से एक और ऑब्जर्वेशन है बहुत इंटरेस्टिंग और इसको आप ध्यान में रखिए। ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां से आपका पहला टर्म T1, T2, T3, T4, T5 और T6 है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि T1 प्लस T6 की वैल्यू ये इक्वल थी T2 प्लस T5 की वैल्यू के, ये इक्वल थी T3 प्लस T4 की वैल्यू के। अच्छा, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इसका सम यहाँ पे 7 है, इसका भी सम यहाँ पे 7 है, इसका भी सम यहाँ पे 7 है। तो यानी ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि ऐसे कोई भी दो टर्म्स जिनके सफिक्स का सम है ना सेम होता है, उन दोनों टर्म्स का सम भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स will always be same, always be equal if
या सम ऑफ टू टर्म्स ऐसा लिख देते हैं, सम ऑफ टू टर्म्स विल ऑलवेज बी इक्वल इफ सम ऑफ देयर सफिक्स इज इक्वल। ठीक है, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह भी है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए हमारे पास 6 टर्म का एपी ना हो के 5 टर्म का ही एपी होता, तो सपोज हमारे पास T1 इज इक्वल टू 1 होता, T2 इज इक्वल टू 4 होता, T3 इज इक्वल टू 7 होता, T4 इज इक्वल टू 10 होता और T5 इज इक्वल टू 13 होता, बस यहीं तक होता। तो इस केस में अगर आप देखते हो तो T1 प्लस T5 की वैल्यू ये 14 आती है, T2 प्लस T4 की वैल्यू ये भी क्या आती है, 14 आती है, और ये T3 के ट्वाइस के बराबर है, ट्वाइस ऑफ T3 यानी T3 प्लस T3 के बराबर है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे हम। तो दिस इज ऑल्सो इज बीइंग फॉलोड हियर, सो दिस इज इक्वल टू T3 प्लस T3। ठीक है क्या, तो ये ट्वाइस ऑफ T3 हो जाएगा, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो n टर्म्स का सम हम किसी भी एपी में कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। n टर्म, समेशन ऑफ n टर्म्स को हम लोग हमेशा s ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारे टर्म्स ऑफ एपी हम इस तरीके से लिख देते हैं, सीरीज बना लेते हैं। अब दूसरी बार यही सीरीज लिखेंगे लेकिन उलट के लिखेंगे, यानी यहां पे हमने फर्स्ट टर्म ए किया था, अब इसी सीरीज को उल्टा करके लिखेंगे और फर्स्ट टर्म ये वाला लिखेंगे, सेकेंड टर्म इसका बगल वाला लिखेंगे एंड सो ऑन। तो जब हमने उल्टा करके सीरीज वापस से लिख दिया और अब इन दोनों सीरीज को ऐड किया, ठीक है, तो ध्यान से देखिए हुआ क्या कि ये टर्म और ये टर्म ऐड होगा। अच्छा, ये ऐड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू आ रही है a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी और प्लस a, तो ये 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी आ रहा है। इन दोनों को ऐड कीजिए, मतलब दोनों तरफ से सेकेंड टर्म को ऐड कीजिए, तो ये भी वैल्यू 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी आ रही है। तो ऐसे कितने हमारे पास पेयर्स बनेंगे, ऐसे दो दो के कितने पेयर्स बनेंगे, हर बार इन दोनों का सम सेम आने वाला है और वो वैल्यू हमारा 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी आने वाली है। और ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, n पेयर्स बनेंगे। तो यानी हमारा सम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन डी। और यहां से हम सम टू n टर्म्स का एक फॉर्मूला बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा हमारा n बाई टू टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। और अगर ध्यान से देखो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n बाई टू टाइम्स a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ठीक है क्या, और आप ध्यान से देखो तो ये और कुछ नहीं बल्कि आपका लास्ट टर्म ही है an, और ये आपका क्या है a1। तो यानी ये जो n टर्म्स का सम है ये हम लोग लिख सकते हैं n बाई टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है क्या, तो हम इस तरीके से भी अपना सम निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सवाल करते हैं अब। तो पहला एग्जांपल ये है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया ना, अभी अभी हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा, ये होता है n बाई टू टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। ये वैल्यू हमें दी हुई है, Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, 400। ठीक है, n हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 5 और लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 45। तो क्लियरली ये लिखा हुआ है 25 टाइम्स n। तो यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 बाई 25। ठीक है, आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये आ जाएगा 16। तो n इज इक्वल टू 16 विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n, इनफैक्ट ये क्वेश्चन थोड़ा गलत रिफ्रेज हो गया है,
इसको इस तरीके से होना चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स ऑफ AP दिस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो यानी आपके पास दो AP है, पहला AP आपको दिया हुआ है AP1 और ये है 2, 5, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका Sn, ठीक है, इसका सम टू n टर्म्स, तो इसको हम S1 ऑफ n बोलते हैं, यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, ठीक है। इसको हम फॉर द टाइम बिंग अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि आगे जाके इसको यूज़ करेंगे, पहले दूसरा AP भी लिख लेते हैं। तो AP2 हमारे पास दिया हुआ है 57, 59, 61 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट AP का n टर्म्स, 2n टर्म्स, इसका सम सेकेंड AP के n टर्म्स के सम के बराबर है ना। तो यहां से फिर हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है, तो ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है कि 3 है, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे n था, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म तो यहाँ 57 है, और प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, तो यह 2 है, ठीक है क्या। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो एक n और ये n कैंसिल कर देते हैं और ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 8 प्लस 6 टाइम्स 2n-1 इज इक्वल टू 114 प्लस 2n-2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n वाले टर्म्स को एक तरफ लाते हैं, तो ये बन गया 10n इज इक्वल टू, सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा 114 माइनस 2, तो 112 माइनस 8 एंड प्लस 6, तो ये 110 आ गया। तो यहाँ से हमारे n की वैल्यू कितनी हो गई, 11। तो 11 विल बी आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इन एन AP Tn इज इक्वल टू 1/n, Tm इज इक्वल टू 1/n, Tn इज इक्वल टू 1/m, देन शो दैट S ऑफ Mn इज। तो मतलब हमें दिया हुआ है, अच्छा एक और बात यहाँ पे अगर देखें तो सम टू n टर्म्स हमने निकाला, तो इसमें चाहिए हमें n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। तो क्या क्या वेरिएबल हमें चाहिए होगा सम टू n टर्म्स निकालने के लिए, पहले तो वो n चाहिए होता है, फिर फर्स्ट टर्म चाहिए होता है, और फिर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। ये तीन चीज़ें मिल गई तो हमें सम टू n टर्म्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है T ऑफ m इज इक्वल टू 1/n, और T ऑफ m हो जाएगा a प्लस m-1 टाइम्स t, है ना। सिमिलरली T ऑफ n इज इक्वल टू 1/m दिया हुआ है, और ये हो जाएगा a प्लस n-1 टाइम्स t। अब यहाँ से हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है a और d को फाइंड आउट करना। तो 1-2 अगर आप करते हो तो 1/n माइनस 1/m, a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया m-n टाइम्स d, ठीक है। ये बात समझ में आई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m-n अपॉन mn इज इक्वल टू हो गया m-n टाइम्स d। तो यहाँ से d की वैल्यू बड़े आसानी से निकल गई 1/mn, ठीक है। तो d निकल गया, अब a निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में इस d की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है, m-1 और 1/mn, ठीक है। a कितना था हमें निकालना था, तो a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1/n माइनस 1/mn हो जाएगा, और ये 1/n ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से a की भी वैल्यू आ गई 1/mn। तो
ए भी 1/mn आ गया, डी भी 1/mn आ गया, तो हमें एस ऑफ mn निकालना है। तो ये हो जाएगा mn/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 2/mn प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स mn था, है ना, तो इसको नंबर ऑफ टर्म्स mn लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है क्या? सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया mn/2 2/mn, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो +1 - 1/mn बन जाता है, ठीक है। यानी ये बन गया mn/2 1/mn एन +1, mn को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 1 + mn, और यही हमें प्रूव करना था, तो दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 300 एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। तो पहले तो आंसर निकालते हैं, फिर रीजन देखते हैं। तो हमें अपना सीरीज दिया हुआ है 20 + 19 1/3 + 18 2/3 एंड प्लस सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमें इस एपी का पता है कितना, 20। कॉमन डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 19 1/3 -20, तो -2/3 आ गया। तो ये एक डिक्रीजिंग एपी हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि ऐसे कितने टर्म्स हमें लेने पड़ेंगे सच दैट इसका सम 300 आना चाहिए। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये हो गया 20 एंड प्लस n - 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, तो -2/3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से बन गया 300 इज इक्वल टू n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, इनफैक्ट ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 20 - n/3 एन प्लस 1/3, ठीक है। 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 900 इज इक्वल टू n टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 61 n - n। अब ये देखिएगा तो ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n² -61 n एन प्लस 900 इज इक्वल टू 0। इसे करना है हमें फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टर देखते हैं, 900 के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 900 का, चलिए यहाँ पे हम 900 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टराइजेशन में फिर हेल्प करेगा। तो ये 3 × 3 × 2 × 5 × 2 × 5, ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। हमें इन प्राइम फैक्टर्स को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिसका सम 61 हो, ठीक है। सम क्या हो, 61 हो। तो यहां से हमें दिख रहा है 9 18 36 और 25। तो इसके फैक्टर्स हमें साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमें साफ साफ दिख रहे हैं, 36 और 25। तो यहां से n की दो वैल्यू आ जाएगी, 36 एंड 25। तो अब ये दो आंसर आया हमारा। हमें अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ये दो आंसर क्यों आया। देखिए n इज इक्वल टू 25 कहने का मतलब ये है कि आपने 25 टर्म्स लिए और उसके करस्पॉन्डिंग आपको s ऑफ 25 क्या आ गया, 300। तो जब 25 टर्म्स का सम 300 आ चुका है, तो n इज इक्वल टू 36 के करस्पॉन्डिंग s 36 भी हमारा 300 कैसे आ सकता है? ये तभी आ सकता है जब हमारे पास 26th टर्म से लेकर 36th टर्म तक का सम क्या हो, 0 हो। जैसे एक सिंपल सा बताता हूं, t1 + t2 + so on + t25। अब यहां तक के सम की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 300 आ चुकी है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें मैं t26 भी ऐड करूंगा
और सो ऑन जाते जाते T36 तक के नंबर्स भी ऐड करूंगा तो भी इसका सम 300 के बराबर ही है। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब यहां से यहां तक का टर्म्स का सम क्या आ रहा हो, 0। तो यहां से एक डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन यही है कि आंसर इज बोथ 25 and 36 because sum of terms from 26 to 36 is 0। क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है ना, तो इसमें से कुछ टर्म्स पॉजिटिव होंगे, कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगे, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन रेशियो दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। अब यहां पे भी हम एक थियोरी ही पढ़ेंगे सॉर्ट ऑफ थ्रू प्रॉब्लम्स, और थियोरी ये है कि if ratio of sum is given, ratio of sum of n terms of 2 APs is given, find ratio of their nth terms। तो ये थियरी है, इसको इसी प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 AP के n टर्म्स का सम दिया हुआ है, यानी S1 ऑफ n टर्म्स एंड S2 ऑफ n टर्म्स। तो ये कितना होगा भाई, फर्स्ट AP के लिए n/2, मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म A1 है, तो 2A1 प्लस n-1 टाइम्स, मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, दिस अपॉन n/2 2A2 प्लस n-1 टाइम्स D2। ठीक है, ये n/2 तो कैंसिल करके और ऊपर नीचे में हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये इस तरीके से दिखेगा, A1 प्लस n-1 टाइम्स D1 अपॉन 2, और ये बन गया A2 प्लस n-1/2 टाइम्स D2। और इसका रेशियो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 7n+1 अपॉन 4n+27। अब निकालना क्या है, टू फाइंड हमें चाहिए 11th टर्म का रेशियो। तो T11 ऑफ फर्स्ट AP डिवाइडेड बाई T11 ऑफ सेकेंड AP, यानी हमें वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए A1 प्लस 10D1 अपॉन A2 प्लस 10D2, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, यानी कहने का मतलब कि इस वाले नंबर के बदले में 10 होना चाहिए था और इस वाले नंबर के बदले में 10 होना चाहिए था। तो अगर 10 होना चाहिए था तो क्लियरली यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा n-1/2 को, किससे, 10 से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, यानी n को किससे रिप्लेस किया हमने, 2 × 10 + 1 से, यानी 21 से। ठीक है क्या, जैसे ही 21 से आप सब्सटीट्यूट करोगे n को, तो आपको रेशियो ऑफ 11th टर्म्स मिल जाएंगे। रेशियो ऑफ 11th टर्म्स ये हो जाएगा, पुट n इज इक्वल टू, निकालने के लिए पुट n इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो ये हो गया किस में, n इज इक्वल टू 21 किस में, इसमें। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 21 पुट किया हमने, तो ये आंसर हो गया 7 × 21 + 1 और अपॉन 4 × 21 + 27। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा। समझने वाली बात ये है कि अगर n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ था तो nth टर्म का, तो यहाँ पे बस हमने किससे रिप्लेस किया है,
nth टर्म को, जैसे मान लो 11th टर्म निकालना था, ठीक है, 11th टर्म, तो ये 11 के बदले में कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यू m भी होता तो क्या हो जाता? अगर 11 के बदले में कोई वैल्यू m होती तो उस केस में हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो उस केस में n-1/2 की वैल्यू m-1 के बराबर होनी चाहिए थी, ठीक है। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए 11th टर्म का निकालना था तो 10 लिखा था हमने। तो यहाँ पे अगर हमें mth टर्म निकालना हो, इस 11 के बदले में अगर हमें m होता तो mth टर्म का अगर रेशियो निकालना होता तो हम यहाँ m-1 से सब्सटीट्यूट कर देते n को, n-1/2 को, ठीक है क्या। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो n की जो वैल्यू हो गई वो बन जाएगी 2m-1। तो देयरफॉर टू फाइंड रेशियो ऑफ nth terms, replace n by 2n-1। यानी अगर सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है और nth टर्म का रेशियो निकालना है तो n को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? 2n-1 से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3, ठीक है। तो अब यहां देखिए ध्यान से कि पहला एपी मैं लिखता हूं AP1, या मैं कहता हूं इसको, क्योंकि सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 है ना, तो हम सीक्वेंस बना लेते हैं, एक काम करते हैं। तो मैं फर्स्ट सीक्वेंस में ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाई 2 लिखता हूं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 + 6, कहां तक जाना है भाई हमें? 100 तक। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे? तो क्लियरली 50 टर्म्स होंगे। सेकेंड सीक्वेंस में लिखता हूं वो नंबर्स का जो 3 से डिविजिबल है। तो ये हो गया 3 + 6 + 9 + so on, कहां तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 33। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो जब हमने ये वाला सम निकाला तो उसमें हमने 6 को ऑलरेडी ऐड कर दिया। ये वाला सम निकाला तो 6 यहां पे भी एडेड है, और इनफैक्ट 6 ही नहीं, देखिए 6 भी ऐड होगा, 12 भी ऐड होगा, क्यों 6 12 ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं। यानी इस पूरे सीक्वेंस में हमने 6 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स ऐड किए हैं, और इस वाले सीक्वेंस में भी 6 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स ऐड किए हैं। तो यानी 2 बार हमने ये नंबर्स ऐड किए हैं। तो एक तीसरा सीक्वेंस हमने बनाना पड़ेगा जो 2 और 3 के एलसीएम, ठीक है, 2 और 3 के एलसीएम से वो सीक्वेंस बना होगा। तो इस केस में हमारे पास 6 से डिविजिबल वाले नंबर्स, तो 6 + 12 + 18 ये कहां तक जाएगा? 96 तक, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स होंगे? 16 टर्म्स होंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ध्यान से देखिए, रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका S1 + S2 - S3, ठीक है। तो S1 कितना हो गया भाई? तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 थे, डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 2 + 100 है ना। S2 कितना हो जाएगा? तो 33 टर्म्स थे, तो 33/2, और ये फर्स्ट टर्म प्लस, सॉरी, 3 + 99 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और तीसरा है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास, इसको माइनस करना था हमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 16, तो 16/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये और ये तीनों ही वैल्यू 102 के बराबर आ रही है। तो एक काम करते हैं ना, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हाफ सब में कॉमन है और 102 सब में कॉमन है। यहाँ पे बच गया आपका 50 + 33 - 16, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी वैल्यू आ गई 51, है ना। और इधर कितना हो जाएगा? तो 83 - 16, ठीक है। तो 83 - 16 इज
67। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना आप, ठीक है क्या? तो आई होप यहां पे आपको चीजें समझ में आई कि nth टर्म कैसे निकालते हैं एंड सम टू n टर्म्स कैसे निकालते हैं, है ना? एक और आखिरी सवाल हम लोग यहां पे फटाफट ले लेते हैं, ठीक है? इनफैक्ट आगे और भी सवाल हैं, तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है? nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालते कैसे हैं, और सम टू n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है? और उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए हमने। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आगे आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज में एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो बच्चों, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स भी मैंने बताए कि आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको इस वीडियो के दौरान अगर कोई इशू लगता है, कोई दिक्कत लगती है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं इंडिविजुअली उन सारे कमेंट्स को देखता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं, ठीक है? तो मैं आपके इश्यूज या प्रॉब्लम्स का भी रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो आई होप वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी ऑफ लर्निंग टुगेदर, दैट टू इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और लर्निंग को एंजॉय करिए, ठीक है? थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।